बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इससे पीछे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें फिनाइट डिफरेंस हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस, उनकी एप्लीकेशंस, डिफरेंट प्रॉब्लम हमने इनकी मदद से सॉल्व किए, फिक्टोरियल पोलिनोमियल पढ़ा, उनकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। इसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो इंटरप्रेशन पढ़ा था विद इक्वल इंटरवल। फिर उसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रेशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरप्रेशन फार्मूला। फिर हमने डिफरेंट प्रॉब्लम इनकी मदद से सॉल्व किए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैग्रांज इंटरप्रेशन फार्मूला। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें कोई फंक्शन चाहिए एफ ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल फंक्शन हो। तो उसकी जो डोमेन है वो एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स एन से लेके एक्स एन है, और एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो वाई नॉट है, और एक्स वन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट वाई वन है, और एक्स टू के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो वाई टू है, और एक्स एन के करस्पॉन्डिंग वाई एन हमारे पास आउटपुट है। तो जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो nth डिग्री पोलिनोमियल है। तो क्योंकि फंक्शन हमारे पास जो y फंक्शन है वो f ऑफ x वो पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हमने y इज इक्वल टू f ऑफ x एक पोलिनोमियल फंक्शन लिख लिया है। वो जो पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, a नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन। ये हमारे पास पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म है a नॉट। सेकेंड है प्लस ए वन, ये a नॉट, ए वन, ए टू से लेके ए एन, ये हमारे पास कोफिशिएंट है। तो जब हमने ए नॉट लिखना है तो इसके अंदर x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट को हमने स्किप कर देना है। सिमिलरली जब हमने ए वन लिखा तो देखें जी x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन नहीं लिखा, ए वन के करस्पॉन्डिंग हमने एक्स वन को स्किप कर दिया, x माइनस एक्स टू और x माइनस एक्स एन। सिमिलरली हमने ए एन तक ये एक पोलिनोमियल फंक्शन लेट कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन 8.12 के अंदर x को रिप्लेस कर देंगे। ये वाला जो x है इस x को रिप्लेस कर देंगे x नॉट से, और ये वाला जो y है इसको रिप्लेस कर देंगे y नॉट से। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाए जी। अब देखिए जब हमने x को रिप्लेस किया x नॉट से, y को रिप्लेस किया y नॉट से, तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। अब हमने करना क्या है, हमें कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है ए नॉट की, ए वन की, ए टू की और ए एन की। अब देखें जी जब हमें ए नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये वाली जो टर्म, ये वाली वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी वाई नॉट ओवर दिस। अब देखिए जी हमने ए नॉट फाइंड कर लिया। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो है ए वन फाइंड करना। अब ए वन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने ए नॉट फाइंड करने के लिए एक्स को रिप्लेस किया एक्स नॉट से, वाई को रिप्लेस किया था हमने वाई नॉट से, अब हम क्या करेंगे, जब हमें ए वन फाइंड करना है तो एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स वन से, वाई को रिप्लेस करेंगे वाई वन से। इन इक्वेशन 8.12 वी गेट, सिमिलरली हमारे पास इस तरह का एक रिलेशन बनेगा। तो हमने क्योंकि a1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, a1 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास a1 इज इक्वल टू वाई वन ओवर दिस, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी इसी जो हमने क्या करना है, इसी काम को आगे प्रोसीड करेंगे। तो जिस तरह हमने x को अब x1 पुट किया, y को y1 पुट किया। अब ये मिस्टेक है, यहाँ पे a3 नहीं ये a2 है। तो फिर हम क्या करेंगे, a2 फाइंड करने के लिए x को रिप्लेस करेंगे x2 से, y को रिप्लेस करेंगे y2 से। इन इक्वेशन 8.12 तो हमारे पास ये a3 आएगा। सिमिलरली a4, a5 जो भी हमारे पास an वैल्यू है हमने इसी तरह हमने कोफिशिएंट फाइंड कर लेने हैं। तो जब हम कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे a नॉट, a1, a2 से लेके an, तो हम क्या करेंगे कि इन तमाम कोफिशिएंट को किस में पुट कर देंगे, 8.12 के अंदर। वहां पे
जहां पे ए नॉट था वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, जहां पे A1 था A1 की वैल्यू पुट कर देनी है, जहां पे A2 है A2 की वैल्यू पुट कर देनी है, और जहां पे AN है वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब देखिए जी, वहां पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 x माइनस x2 से लेके x माइनस xn ये वैल्यू बनेगी ओवर दिस y नॉट। सिमिलरली जब हमने A1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, और जब हमने AN की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। दिस इज नोन एज लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये है हमने हमारा फार्मूला जो हमने ड्राइव किया। अब नेक्स्ट कुछ नोट हैं, जिसके अंदर पहला नोट जो है वो ये है कि दिस फार्मूला कैन बी यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेदर द वैल्यू ऑफ x नॉट x1 x2 xn आर इक्वली स्पेस आर या नॉट। अब देखें, अगर हम अपना थोड़ा रिव्यू करें जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर पढ़े थे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला, उसके अंदर अगर हम डोमेन को देखें, जो हमारा x होता था उसके अंदर जो स्टेप साइज होता था वो सेम होता था। लाइक अगर x नॉट की वैल्यू 5 है तो x1 की वैल्यू 10, इस तरह x2 की वैल्यू 15, इसी तरह नेक्स्ट 20, 25 और 30, यानी 5 का डिफरेंस अगर आ रहा है तो डोमेन के अंदर तो हर अगली वैल्यू में 5-5 का इजाफा करते जाते हैं। तो उसके अंदर जो हमारा इंटरवल था वो इक्वली स्पेस था। तो लेकिन जो लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला है इसके अंदर इसका एक तो ये फायदा है कि अगर इनका स्टेप साइज सेम है तब भी ठीक है, अगर सेम नहीं है तब भी ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अगर आप सेकंड नोट देखें तो इट इज सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर बट इट्स एप्लीकेशन इज नॉट स्पीडी, यानी इसको ये बहुत सिंपल है और इसको याद रखना भी आसान है, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा स्पीडी नहीं है। तो जो तीसरा पॉइंट है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ इट इज दैट, इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो कहता है जी कि अगर हम किसी कोफिशिएंट कोई और वैल्यू, यानी अगर लेट्स सपोज हमने 3 पोलिनोमियल तक हमने हमारा फंक्शन है वो 3 पोलिनोमियल तक है तो हमने उसको सॉल्व किया, तो अगर हम उसको हमें वो 4 पोलिनोमियल तक फाइंड करना पड़े, उसके अंदर हम एक टर्म का इजाफा कर दें, तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें कैलकुलेशन जो है वो सारी दोबारा करनी पड़ेगी। लाइक A0 हमें दोबारा फाइंड करना पड़ेगा, A1 हमें दोबारा फाइंड करना पड़ेगा, A2 हमें दोबारा फाइंड करना पड़ेगा। ये इसका ड्रॉबैक है, यानी अगर आप एक टर्म का भी इजाफा करते हैं तो आपको सारी कैलकुलेशन जो है वो दोबारा करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा जी, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल को हमने लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है। अच्छा जी, इसकी स्टेटमेंट देखें। सबसे पहले भी जब भी कोई प्रॉब्लम दिया जाता है उस प्रॉब्लम को समझना जो है वो बहुत जरूरी है, कि जब तक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं होगी तो हम आगे नहीं जा सकते। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया क्या क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया है कि हमने क्या मालूम करना है। अब देखें जी कि यूज लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10, यानी वो ये बता रहा है कि अगर डोमेन 10 है तो y की वैल्यू क्या होगी। इफ द वैल्यू ऑफ x एंड y आर गिवन एज बिलो, अब उसने हमें एक टेबल दे दिया है जिसके अंदर x और y की वैल्यू दी है। वो कहता है x 5 है तो आउटपुट 12 है, x 6 है तो आउटपुट हमारे पास 13 है, अगर x 9 है तो आउटपुट 14 है, x 11 है तो आउटपुट हमारे पास 16 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, x इज इक्वल टू 10। अब देखें जी 6 9 मींस कि यहाँ पे कोई वैल्यू डोमेन हमारे 10 है, कोई वैल्यू 10 है जिसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आउटपुट वै की यहाँ पे पड़ी है, ये हमने मालूम करनी है यहाँ पे कि डोमेन क्या है 10 है और आउटपुट यहाँ पे कोई ना कोई हमें मालूम करनी है। अच्छा ये देखें कि जो इंटरवल साइज है, जो हमने लास्ट टाइम अभी एक नोट में भी पढ़ा था कि लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला के अंदर जो इंटरवल है वो इक्वली स्पेस भी हो सकता है और इक्वली स्पेस नहीं भी हो सकता। अब देखें जी अगर आप पहला देखें 5 और 6 का डिफरेंस देखें तो 1 है, 9 और 6 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो वो 3 है, अगर 11 और 9 का डिफरेंस देखते हैं तो वो 2 है। तो ये हमारे पास जो इंटरवल है वो
इक्वली स्पेस नहीं है। तो हमने ये एडवांटेज में पढ़ा था कि लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला के लिए ये इक्वल स्पेस्ड हो तब भी ये सॉल्व करता है, अगर ये इक्वल स्पेस ना हो तब भी ये सॉल्व करता है। अब हमने इसके ऊपर लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला लगा के हमने x इज इक्वल टू 10 लेके y की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा देखें जी, ये वाली चीज अगर हम सोल्यूशन पे हैं तो हियर x नॉट इज इक्वल टू 5। अब हमें पता है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है डोमेन की ये x नॉट है, ये जो सेकंड वैल्यू है ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, और x नॉट के करस्पॉन्डिंग y नॉट और x1 के करस्पॉन्डिंग y1 और x2 के करस्पॉन्डिंग y2 और x3 के करस्पॉन्डिंग y3। अब देखिए जी, x नॉट इज इक्वल टू 5, x1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 9 और x3 इज इक्वल टू 11। अब देखिए जी, x नॉट के करस्पॉन्डिंग y नॉट 12 होगा। सिमिलरली x1 के करस्पॉन्डिंग y1 13 है और x2 के करस्पॉन्डिंग y2 14 है और x3 के करस्पॉन्डिंग y3 16 है। अब बाई लैग्रांज फार्मूला इक्वेशन 8.13 के अंदर जो हमने लैग्रांज फार्मूला अप्लाई, अब देखें जी हम कहां तक जा रहे हैं, x3 तक। मींस कि हमारा ये जो फार्मूला था कि इसके अंदर n क्या है, 3 है। तो अब हमारा जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू x माइनस x3, क्योंकि अब ये n क्या है, 3 है। सिमिलरली x माइनस x1 x नॉट माइनस x2 x नॉट माइनस x3 y नॉट प्लस x माइनस x नॉट इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 ओवर दिस। तो अब जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है कि ये जो टेबल की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये सारी की सारी हमने उस फार्मूले के अंदर पुट करनी है। अब देखें जी, फार्मूले में क्या था, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है, 6 है। x माइनस x2, तो x2 की वैल्यू 9 है और x माइनस x3, तो x3 की वैल्यू 11 है। नीचे क्या था, x नॉट माइनस x1, तो x नॉट क्या है, 5, x1 क्या है, 6, x नॉट माइनस x2, तो x नॉट की जगह उसकी वैल्यू माइनस x2, x नॉट माइनस x3 और यहाँ पे y नॉट है, तो y नॉट की वैल्यू क्या है, 12 प्लस जो सेकंड टर्म है उसमें क्या है, x माइनस x नॉट x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 ओवर x1 माइनस x नॉट x1 माइनस x2 और x नॉट माइनस x3 और यहाँ पे क्या है, y1 है, तो y1 की जगह उसकी वैल्यू। सिमिलरली आपने यहाँ से x नॉट x1 x2 x3 y नॉट y1 y2 y3 की वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। जब हमने ये वैल्यू पुट कर देनी, अब इस देखें इस हमारे पास जो ये इक्वेशन बनी है इसके अंदर हमारे पास अगर इस x की वैल्यू हो, अगर हमारे पास इस x की वैल्यू हो तो हम y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसने बताया हुआ है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10, मींस के x की वैल्यू क्या है, 10 है। अब आपने क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 10 इन अबव इक्वेशन वी गेट कि इस x की जगह आपने क्या पुट करना है, 10। जहां जहां इस रिलेशन के अंदर x है उसको रिप्लेस कर दे 10 से। अगर आप यहाँ पे देखें x माइनस 6 तो 10 माइनस 6, x माइनस 9 10 माइनस 9, x माइनस 11 10 माइनस 11 ओवर, इसमें x नहीं है तो ये एज इट आ जाएगा, y नॉट की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जहां जहां x है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब आपने क्या करना है, इनको प्लस माइनस करें, सिंपली डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है। अब देखें जी कि आप 9, जब डोमेन 9 है तो आउटपुट 14 है, अगर डोमेन 11 है तो आउटपुट 16 है। क्योंकि यहाँ पे डोमेन अगर 10 है तो आंसर इनके दरमियान आना चाहिए। तो आप देखें जी 14.6666667 ये हमारी आउटपुट आएगी। तो ये सिंपल हमने एक प्रॉब्लम लिया
जिसके ऊपर हमने लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला अप्लाई किया, तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब देखिए जी, डिफरेंट प्रॉब्लम है, क्या होगा उसमें, यहाँ x इज इक्वल टू 10 है, इसी तरह हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, वो 10 नहीं होगा तो इसकी जगह कोई ना कोई और वैल्यू होगी। जो भी होगी सिंपल आपने फार्मूला लिखना है, उसके अंदर इस टेबल से x0, x1, x2, x3 हो सकता है x4 तक हो, x5 तक हो। तो अगर x5 तक है तो ये हमारे पास y0, y1, y2, y3, y4 और y5 तक वैल्यू होंगी। ये हम फार्मूला लिख लेंगे, इस फार्मूले के अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम जो है, जो वो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है यूज लैग्रांज फार्मूला टू फाइंड द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन। अच्छा देखें जी, जो अभी हमने 8.6 एग्जांपल की है, उसके अंदर हमने क्या फाइंड करना था कि y फाइंड करना था। x हमें x इज इक्वल टू 10 था और हमने y फाइंड करना था। अब इसके अंदर हमने f ऑफ x फाइंड करना है। अब देखें जी कि ये हमारे पास x डोमेन है, x इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 6 है। और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है, जिसके अंदर हमें आउटपुट दी गई है कि अगर हमारे पास x 0 है, यानी x नॉट अगर हमारे पास 0 है, तो फंक्शन आउटपुट क्या दे रहा है, 6, 4, 8। सिमिलरली अगर x1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग 704 है, अगर x2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग 729 है, अगर x3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग 792 है। अगर आप देखें सॉल्यूशन में देखें कि x नॉट इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे x4 लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, ये टाइपो मिस्टेक है, ये x3 नहीं, x4 नहीं सॉरी, ये x3 है। अब देखिए उन्हीं के करस्पॉन्डिंग x नॉट के करस्पॉन्डिंग y नॉट, x1 के करस्पॉन्डिंग y1, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 और x3 के करस्पॉन्डिंग y3। सिमिलरली जिस तरह हमने 8.6 एग्जांपल को सॉल्व किया है, क्योंकि उसमें भी हमने x3 तक लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला लगाया, ये भी x3 तक है, उस तरह आपने फार्मूला लिख लेना है। उस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, ये वाली देखें जी, x माइनस x1, तो x1 की जगह 2 आ गया, और x माइनस x2, तो x2 की जगह 3 आ गया, x माइनस x3, तो x3 की जगह 6 आ गया। तो सिमिलरली आपने ये वैल्यू लेनी है और इसके अंदर पुट कर देनी है, इस रिलेशन के अंदर जो आपके पास फार्मूला था। अब देखें इसके अंदर उसने हमें जस्ट ये कहा है कि आप f ऑफ x फाइंड करें। क्या फाइंड करें, f ऑफ x। तो अगर हम लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला में देखें तो हमने किया था कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, और f ऑफ x हमारे पास क्या है, कोई पोलिनोमियल फंक्शन है। अब हमने क्या फाइंड करना है, पोलिनोमियल फंक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पोलिनोमियल फंक्शन फाइंड करना है, ना कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमने पोलिनोमियल फंक्शन फाइंड करना है। अब देखिए जी, जब हमने ये फार्मूला, जो हमारे पास फार्मूला था उसके अंदर जब हमने ये वैल्यू पुट कर ली, पुट करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखें जी, 0 माइनस 2 है, 0 माइनस 3, 0 माइनस 6, आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी x माइनस 2, x माइनस 3, इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी इसका आंसर है उसको x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इनके साथ आप कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर कैंसिल होता है तो उसके बाद आपके पास ये रिलेशन आएगा, यानी जब आप इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, जब आप इनको मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन में अगर आप आ जाए, इसी तरह आपने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, इन तीन को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, जो भी इन तीन का आंसर है उसको 704 पे डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर आप देखें, जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको भी आपने ऐसे ही करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के
7 टू 9 पे इस वैल्यू को डिवाइड कर दें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, सॉरी ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। जो लास्ट एक्सप्रेशन है इसको भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब आपने करना क्या है जी, अब आप देखें कि ये -18 को आप इन सब से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी -18 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवा दें, -18 को -11 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें, -18 को 36 एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें और -18 को मल्टीप्लाई करवा दें -36 से। सिमिलरली 88 को मल्टीप्लाई करवा दें इस एक्सप्रेशन से, -81 को मल्टीप्लाई करवा दें इस एक्सप्रेशन से और 11 को मल्टीप्लाई करवा दें इस एक्सप्रेशन से। अब आपने क्या करना है, जो भी लाइक टर्म्स हैं, लाइक एक्स क्यूब वाली एक्स क्यूब में प्लस माइनस हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म से प्लस माइनस हो जाएंगी, एक्स वाली एक्स के साथ प्लस माइनस हो जाएंगी और ये जो कांस्टेंट टर्म पड़ी है ये कांस्टेंट टर्म में प्लस माइनस हो जाएंगी। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल बनेगा वो ये बनेगा -x² प्लस 30x प्लस 648। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आप अगर इसकी स्टेटमेंट देखें तो इसके अंदर हमने फाइंड ही पोलिनोमियल करना था कि हमारे पास कोई टेबल दिया गया था जिसमें x की वैल्यू गिवन थी और f ऑफ x की वैल्यू हमें दी गई है, तो हमने फाइंड करना है f ऑफ x पोलिनोमियल फंक्शन। अब हमने अगर आप देखें तो एंड पे हमने f ऑफ x फाइंड कर लिया है। अब देखें सिंपली f ऑफ x, x 0 है तो आउटपुट आपके पास 648 है, x 2 है तो आउटपुट 704 है, अगर x 3 है तो आउटपुट 729 है, अगर x 4 है, अगर यहाँ पे देखें 3 4 5 6 पे वो दे रहा है 792, अगर हम यहाँ पे 4 पुट करें, इस x को रिप्लेस कर दें 4 से, तो जो भी आपकी आउटपुट आएगी वो 729 और 729 और 792 के दरमियान में आएगी। चेक कर लें, x की जगह 4 पुट कर लें, 5 पुट कर लें, 6 पुट करके चेक कर लें कि आपकी आउटपुट ठीक आती है। अगर 6 पे आपकी आउटपुट 792 आ रही है तो आपका ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है ये बिल्कुल ओके है। अगर आपकी 6 पे आउटपुट सेम नहीं आती तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। आप इसको डबल चेक करें, दोबारा चेक करें, हो सकता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर गए हों। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है कि गिवन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 14 इज इक्वल टू 68.7, f of 17 is equal to 64, f of 31 is equal to 44 and f of 35 is equal to 39.1 and find f of 27 using Lagrange formula। अच्छा देखें जी, इस तरह के प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। अगर आप पिछले लेक्चर को देखें जो हमने लास्ट टाइम पढ़े हैं तो उसके अंदर एक हमने फार्मूला, आई थिंक हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला या बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला से भी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं कि हमारे पास एक टेबल गिवन होता है तो उसके अंदर हमने किसी x की किसी भी वैल्यू पे हम बाकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए होती है। अब इसमें भी देखें तो सेम बिल्कुल प्रॉब्लम उसी तरह का ही है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि हमने लैग्रांज फार्मूला से सॉल्व करना है, जबकि इससे पिछले जो प्रॉब्लम थे वो हमने न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड से हमने सॉल्व किया था। अब देखें प्रॉब्लम देखें क्या है कि गिवन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 14। अब देखें यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम लैग्रांज फार्मूला यूज करते हैं तो हमें x0, x1, x2, x3 और उनके करस्पॉन्डिंग y1, y2, y3, y4 ये वैल्यू हमें चाहिए होती। अब देखें इस प्रॉब्लम से सबसे पहले तो हमें ये जज करना है कि हमारा x0 कहाँ पे पड़ा है, हमारा x1 कहाँ पे पड़ा है, हमारा x2 कहाँ पे पड़ा है, उनके करस्पॉन्डिंग जो भी है y0 है, y1 है, y2 वो कहाँ पे पड़े हैं। अब देखें इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें गिवन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 14,
मीन्स के एफ ऑफ एक्स जो भी पहली वैल्यू होती है वो एक्स नॉट होती है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन हमें यहां से मिल गई कि जो भी हमारा एक्स नॉट होगा वो क्या होगा 14, वो क्या होगा 14 होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आउटपुट होती है वो वाई नॉट होती है। तो अब वाई नॉट क्या होगा 68.7 ये हमारा क्या होगा जा वाई नॉट होगा। तो हमारा एक्स नॉट क्या होगा 14। अगर हम नेक्स्ट वैल्यू देखें तो एफ ऑफ 17, तो जो नेक्स्ट ये 17 है ये हमारा क्या हो जाएगा x1, क्या हो जाएगा ये हमारा x1 हो जाएगा 17। तो इसके करस्पॉन्डिंग अब x1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा y1, तो y1 क्या होगा 6 4, ये हमारा y1 6 4 है। तो अगर हम इससे नेक्स्ट वैल्यू देखें तो f ऑफ 31 है, तो ये हमारे पास क्या होगा x2, 31 क्या होगा x2, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगी वो क्या होगी y2। और नेक्स्ट f ऑफ 35, तो नेक्स्ट हमारे पास x3 क्या होगा 35 होगा, और x3 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगी y3 क्या होगा 39.1। अब देखें जी कि हमें लैग्रांज फार्मूला के लिए क्या चाहिए था x नॉट चाहिए था, x1 चाहिए था, x2 x3 चाहिए था, उनके करस्पॉन्डिंग y नॉट y1 y2 और y4 जो भी है उनके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू चाहिए थी। अब देखें अगर हम प्रॉब्लम में देखें तो हमें कहीं डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा कि मेरा x नॉट क्या है, मेरा x1 क्या है, मेरा x2 क्या है, या मेरा y नॉट क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। अब सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आया, हमारा फार्मूला आया। अब फार्मूले के द्वारा से हमें क्या क्या चाहिए, जो जो चाहिए हमने उस प्रॉब्लम के अंदर तलाश किया कि मेरा एक्स नॉट कहाँ पे पड़ा है, मेरा वाई नॉट कहाँ पे पड़ा है। तो वो वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमने क्या करना है कि अब हमने फार्मूला लगाना है। अब देखिए फार्मूला अगर हम देखें तो कहां तक जा रहे हैं हम, एक्स नॉट x1 x2 और x3 तक जा रहे हैं। अब हम इस फार्मूला को कहां तक लिखेंगे x3 तक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये देखें जी x माइनस एक्स ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 ओवर दिस y नॉट। ये हमने यहाँ पे ये y1 है, ये y2 है और ये y3 तक हमने फार्मूला लिख दिया है। तो जब हमने फार्मूला लिख लिया है तो अब हम क्या हमने करना क्या है, अब इस फार्मूला के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की, x1 की, फिर x2 की, x3 की और y नॉट की। अब देखें जी यहाँ पे x माइनस x1, अब x1 आपका क्या है, अगर आप देखें ये आपका x1 है 17, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 17 इंटू एक्स माइनस x2, तो x2 आपका क्या है 31, तो ये आ जाएगा x माइनस 31, x माइनस x3, तो x3 की जगह क्या आ जाएगा 35 ओवर x नॉट माइनस x1, तब आपका x नॉट क्या है 14 और x1 क्या है आपका 17 है। तो फिर x नॉट 14 माइनस x2 की जगह क्या आ जाएगा 31, फिर x नॉट की जगह आ जाएगा 14 और x3 की जगह क्या आ जाएगा 35। नेक्स्ट है y नॉट, और आपके पास y नॉट की वैल्यू है 68.7, ये आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें x माइनस एक्स नॉट का आपको पता है आपका 14 है वो पुट कर देंगे, x2 भी पता है, x3 पता है, आपने इन सब की क्या कर लेनी है वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे y1 और y1 आपका क्या है 6 4। नेक्स्ट जब हम y2 की में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे भी सिमिलरली जिस तरह आपने फर्स्ट और सेकंड टर्म में पुट किए हैं, थर्ड टर्म के अंदर भी आपने ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर लेनी है। जब हम ये सारी वैल्यू पुट कर लेंगे तो अब हमने क्या करना है, इनको जो माइनस होती है माइनस कर देंगे, जो प्लस होती है प्लस हो जाती है, उनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक f ऑफ x आ जाएगा, हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा f ऑफ x। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है फाइंड f ऑफ 27, यानी हमने 27 यानी x की वैल्यू जब डोमेन 27 है तो वो हमने फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है, जिस तरह लास्ट टाइम जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर फाइंड किया था x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 27। अब आपने इस x को
ये जो आपका x पड़ा है, इस x को आप रिप्लेस कर देंगे किस से? 27 से। जब इस x को रिप्लेस कर देंगे 27 से, जो भी यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन बनेगा, जब आपने ये सारी वैल्यू पुट कर ली, तो उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा होगा जो अननोन होगा, वो x होगा, और उस x को आप रिप्लेस कर देंगे 27 से। फिर जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 49.7। क्या आंसर आएगा? 49.7। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला ड्राइव कैसे करते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। फिर हमने लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूला की मदद से डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अब आपने क्या करना है कि जो भी 3 एग्जांपल मैंने करवाई हैं, इनको अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी असाइनमेंट आपको मिलेगी जो इस टॉपिक के रेलिवेंट होंगे, मैं नहीं समझता कि वो आप ना कर सके, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वो पॉइंट आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर बाकी जो है इसकी कुछ, क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास इनवर्स होगा लैग्रांज इंटरप्रिटेशन फार्मूले का, वो हम फाइंड करेंगे। फिर उसकी टाइप्स जो हैं वो हम करेंगे, उसकी मदद से फिर हम डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।